नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले दिनों आपको जो है विराम चिन्ह भाग 6 के बारे में जानकारी दिया था। उसमें कुछ अधूरा रह गया है, उसको इस भाग में हम पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं, जहां तक कल पढ़ाए थे ठीक उसके आगे। आइए चलते हैं बोर्ड पर, और आपका अगला चिन्ह होगा, अगला चिन्ह है टिप्पणी। टिप्पणी सूचक, टिप्पणी सूचक चिन्ह। टिप्पणी सूचक चिन्ह जरूरी नहीं है कि ये भी हो, यही चिन्ह हो, कोई दूसरा चिन्ह भी हो सकता है। हिंदी का, अंग्रेजी का कोई अंक भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बस ये जानिए टिप्पणी सूचक चिन्ह। ठीक है, जब वाक्य में किसी भी शब्द की व्याख्या, किसी भी शब्द की व्याख्या करनी होती है तो उस शब्द के ऊपर, उस शब्द के ऊपर कोई विशेष चिन्ह बना देते हैं। कोई विशेष चिन्ह बना देते हैं। फिर पृष्ठ के सबसे निचले, पृष्ठ के सबसे निचले भाग में वही चिन्ह बनाकर उसकी व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया? जब वाक्य में किसी भी शब्द की व्याख्या करना होता है, शब्द की व्याख्या करनी होती है तो उस शब्द के ऊपर कोई विशेष चिन्ह बना देते हैं। कोई भी चिन्ह, जरूरी नहीं यही बनाएंगे, कोई भी चिन्ह बना सकते हैं, कोई डिजिट भी बना सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के किताब में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसका। तो विशेष चिन्ह बना देते हैं। फिर पृष्ठ के सबसे निचले भाग में, यानी कि जहां हम नहीं लिखते हैं, जहां लिखना मना होता है। ठीक ना, सबसे नीचे वाला जो लाइनिंग होता है वहां नहीं लिखा जाता है, तो उसी भाग में वही चिन्ह बनाएंगे जो उस शब्द के ऊपर बना होता है। उसी चिन्ह को बनाकर उस शब्द की व्याख्या कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको ये देखिए, जैसे मान लीजिए कल हमने आपको लिखकर दिखाया था,
जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं, या ये कह सकते हो छायावादी युग के कवि हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें इसमें व्याख्या करना होता है, हमें इसमें व्याख्या करना होता है। मान लीजिए छायावादी का व्याख्या करना है। उदाहरण क्या है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं, ये हमारा वाक्य है और इसमें व्याख्या करना है छायावादी शब्द का। किस शब्द का व्याख्या करना है? छायावादी शब्द का। देखिए यहाँ कोई विशेष चिन्ह बना है ना। फिर हमने क्या कहा, पृष्ठ के सबसे निचले भाग में, ठीक ना, जहां की पृष्ठ खत्म हो जाता है, जहां की पृष्ठ खत्म हो जाता है, तो पृष्ठ के सबसे निचले भाग में क्या करते हैं, वही चिन्ह बनाएंगे जो कि यहाँ पर बना हुआ है, वही चिन्ह बनाएंगे जो कि यहाँ पर बना हुआ है और उस शब्द की व्याख्या हम कर देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य के एक युग का नाम। समझ में आ गया? ये क्या चीज है? इस शब्द की व्याख्या है। ये विशेष चिन्ह यहाँ पर बना और वही चिन्ह यहाँ लगा करके, मतलब वहां लिखते ही नहीं है, तो ऐसे में विशेष व्याख्या करने के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य के युग का नाम, ठीक है। वैसे तो जरूरी नहीं है कि केवल यही चिन्ह लगाएंगे, कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे कोई अंक भी लिख सकते हैं वहां पर, लेकिन याद रखिएगा ऊपर ही लिखा जाता है, ऊपर ही लगाया जाता है, इसको नीचे नहीं लगाते हैं। अगला देखिए, अगला है अगला है रेखांकन चिन्ह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब पढ़ते समय कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है तो पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस शब्द या वाक्य के नीचे
उस शब्द या वाक्य के नीचे एक रेखा खींच देते हैं। जिसे रेखांतरण चिन्ह कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। जब पढ़ते समय कुछ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाए, कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये काम आप लोग करते होंगे। पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस शब्द या वाक्य के नीचे एक रेखा खींचते हैं, जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। आप याद करिए, जैसे कोई सवाल नहीं आ रहा है, किताब है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा कोई वाक्य बहुत ही ज्यादा बेस्ट अच्छा है, आपके लिए बहुत फायदे का वाक्य है, तो आप क्या करते हो, उस वाक्य के नीचे लाइन खींच लेते हो। ठीक है, उस वाक्य के नीचे लाइन खींच लेते हो, और जब दोबारा आप उसी किताब को पढ़ोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान उसी पर जाता है। इसीलिए लिखा गया पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उसी पर आपका ध्यान जाएगा, बाकी बातें बाद में रहेगी, लेकिन मेन कंटेंट पर ही आपका ध्यान जाएगा। इसीलिए इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे उदाहरण यहां देख लेते हैं, एक उदाहरण देखिए यहां पर, उदाहरण क्या कहा जा रहा है? हिंदी में वचन दो होते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, चलने वाली हो, चाहे अचल हो, दो ही वचन में होते, एक पुल्लिंग, एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वहीं जब हम संस्कृत में चलेंगे तो वो वचन तीन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, हिंदी दो और उसके बाद संस्कृत तीन, अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन। अब देखिए, जब पूरा ये वाक्य, पूरा ये सरफेस है, जब इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा नजर इसी पर जाएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने का यही एक फायदा होता है कि जो भी उसको पढ़ेगा सबसे पहले उसका ध्यान उसी पर जाता है। ये काफी लोग करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। या बाकी अगले विराम चिन्ह के तरफ हम चलते हैं।
अगला विराम चिन्ह है आपका समानता सूचक, समानता सूचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, इसको अंग्रेजी में हम इज इक्वल टू कहते हैं, इज इक्वल टू कहते हैं। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बराबरी का भाव दर्शाना होता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बराबरी का भाव दर्शाना होता है तो उनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग तो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्ति में भी हो सकता है और वस्तु में भी हो सकता है, बराबरी का एक समान बताना हो, बराबरी का भाव दिखाना हो तो उनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 4 पेंसिल का मूल्य, 4 पेंसिल का मूल्य बराबर 6 3 बराबर 3 कलम का मूल्य। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको जो भी देखेगा, जो भी पढ़ेंगे, बस इसका मतलब ये कहीं निकाल सकते हैं कि चाहे तो हम 4 पेंसिल खरीदें, चाहे तो 3 कलम खरीदें, हमें एक ही कीमत देनी है, यानी कि 10 रुपए। मान लीजिए 10 रुपए होता है 4 पेंसिल का मूल्य, तब 3 कलम भी खरीदेंगे तो हमें 10 रुपए ही देने हैं। कलम और पेंसिल को एक बराबर कर दिया गया। आते हैं अगले विराम चिन्ह की तरफ। ये होता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक चिन्ह तो स्वयं यही होता है, इसे कोष्ठक कहते हैं। देखिए, जब वाक्य में किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ उसका अर्थ या भाव भी
स्पष्ट करना होता है, स्पष्ट करना होता है तो उस शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करके, इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके अर्थ को लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा गया, जब किसी भी वाक्य में, जब वाक्य में किसी भी शब्द के साथ उसका अर्थ या भाव भी स्पष्ट करना होता है, समझाना होता है, तो उस शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके अर्थ को लिख देते हैं, फिर कोष्ठक बंद कर देते हैं। उदाहरण यहाँ देखिए, उदाहरण देखिए, वे लोग ये वाक्य देखिए क्या आ जा रहा है, वे लोग मंच पर आ जाएं, वे लोग मंच पर आ जाएं ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। तो वे लोग में कौन लोग आएंगे, ये तो एक है ना, वहां जितने भी उपस्थित हैं सब तो आएंगे नहीं। तो लेकिन जब ये बात लिखा जाएगा, वे लोग का मतलब क्वेश्चन मार्क है, और उस क्वेश्चन मार्क का उत्तर ये रहा, विजेता। सम्मानित किन्हें किया जाएगा, विजेता को ही सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो वे लोग मंच पर आ जाएं ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, अगला चिन्ह, अगला चिन्ह है विवरण सूचक, विवरण सूचक चिन्ह। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है, ये चिन्ह कुछ इस प्रकार का बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमें किसी भी कथन का
कथन का या वाक्य का व्याख्या करना होता है, व्याख्या करना होता है तो उस कथन के आगे इस चिन्ह को लगाकर व्याख्या किया जाता है। क्या अरे कथन का व्याख्या करना होगा या वाक्य का व्याख्या करना होगा, शब्द का नहीं, वाक्य का या कथन का व्याख्या करना होगा तो उस कथन के आगे इस चिन्ह को लगाएंगे। किस चिन्ह को? इस चिन्ह को लगाकर उसकी व्याख्या कर देते हैं। उदाहरण ये देखिए, उदाहरण देखिए, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। अब हमें इसका व्याख्या भी करना है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद है समूहवाचक और पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ध्यान दीजिएगा, आज इस भाग में इतना ही। बाकी अब कल अगले भाग में आपको अगली जानकारी मिलेगी।